In year 1990 and 1991, बाबा सैगल dropped 2 albums, दिलरुबा and then अली बाबा, और ये दोनों एल्बम सुपर फ्लॉप हो गए। और इसके बाद बाबा सैगल वाज अबाउट टू क्विट रैप। तभी एक रात वो अपने दोस्त के घर में बैठ के टीवी देख रहे थे। उन दिनों MTV इंडिया में नया नया लॉन्च हुआ था और टीवी में वेनिला आइस का ट्रैक आइस आइस बेबी प्ले हो रहा था। बाबा को ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इसके अगले ही दिन वो मुंबई जुहू के पास एक होटल पहुंचे। वहां पे उन्होंने आइस आइस बेबी से इंस्पायर्ड होके एक गाना लिखा और इस गाना को लेकर के वो सीधा मेघना साउंड्स पहुंच गए। और मेघना साउंड्स वही रिकॉर्ड लेबल था जिससे बाबा के पिछले 2 एल्बम आए थे और पिछले 2 एल्बम फ्लॉप होने की वजह से बाबा को इस रिकॉर्ड लेबल से निकाले जाने की बात की जा रही थी। और जब ये गाना बाबा सैगल ने म्यूजिक कंपनी के लोगों को सुनाया, सबको ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया और कंपनी के बॉस सुसी गोपाल ने ये गाना सुनते ही बाबा के साथ एक नया एल्बम अनाउंस कर दिया। और ऐसे जाके साल 1992 में लॉन्च हुआ इंडिया का पहला हिट रैप एल्बम ठंडा ठंडा पानी। मैं 5 स्टार होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल, आया मैनेजर बोला बैठिए प्लीज सर आपकी। बाबा सैगल के इस एल्बम में टोटल 8 गाने थे और इस एल्बम के सारे गाने सुपर हिट हुए। उस समय ऑडियो कैसेट्स का जमाना था और इस एल्बम ने इतनी ऑडियो कैसेट्स सेल कर दी कि पूरे मार्केट से इस एल्बम के ऑडियो कैसेट्स का स्टॉक ही खत्म हो गया। ठंडा ठंडा पानी ने 5 मिलियन कैसेट्स सेल किए थे पूरे इंडिया में। और उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत के पहले रैपर बाबा सैगल की सक्सेस स्टोरी बड़े पिक्चर के साथ अपने फ्रंट पेज में छापी थी। एल्बम से एक ट्रैक दिल धड़के का म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हुआ और MTV में बाबा की म्यूजिक वीडियो दिन रात प्ले होने लग गए और रातों रात बाबा सैगल इंडियन म्यूजिक सीन के एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। पर फिर सडनली कुछ ऐसा होता है जिससे बाबा की करियर पूरी तरह से खत्म हो गई। एक टाइम था जब बाबा सैगल ने 50 मिलियन कैसेट सेल किए थे और आज बाबा सैगल एक इंटरनेट मीम बन के रह गए हैं। ये कहानी है इंडिया के पहले रैपर बाबा सैगल की राइज एंड फॉल की। बाबा सैगल की कहानी स्टार्ट होती है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली में 23 नवंबर 1965 को बाबा सैगल जन्म लेते हैं। बाबा सैगल के फादर एक सरकारी नौकरी करते थे और अपने बेटे को टिपिकल इंडियन फैमिली के जैसे ही इंजीनियर बनाना चाहते थे। पर हरजीत सिंह सैगल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद लखनऊ के कॉलेज में ही बाबा का एडमिशन करा दिया जाता है। बाबा सैगल को अपने परिवार के दबाव में पढ़ाई तो करना पड़ा, लेकिन बचपन से ही वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे और उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। और बाबा किशोर कुमार के गाने सुनते सुनते बचपन से ही गाना गाने लग गए थे। अगर बाबा के घर में कोई मेहमान भी आता था तो उनके माता पिता उनको किशोर कुमार का गाना सुनाने को बोलते थे और बाबा सुनाते भी थे। और गाना सुनाने पर बाबा सैगल को खूब तालियां मिलती और यहीं से बाबा सैगल का किशोर कुमार के जैसा सिंगर बनने का सपना स्टार्ट हो गया था। सो जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने बाबा सैगल का एक रीसेंट पॉडकास्ट देखा, जहां पे उनसे जब पूछा गया कि क्या आप इंडिया के पहले रैपर हैं, तो उन्होंने किशोर कुमार का नाम लिया और ये बताया कि रैप म्यूजिक इंडियन म्यूजिक सीन में बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किशोर कुमार ने भी अपने मल्टीपल गानों में रैप किया है, पर उस समय लोगों को रैप टर्म के बारे में पता नहीं था। हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका, दीजिए मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दो। और जैसा मैंने बताया कि बाबा सैगल किशोर कुमार को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, तो इनिशियल रैपिंग नॉलेज या फिर रैपिंग स्किल बाबा सैगल को किशोर कुमार से ही आया, ना कि कोई वेस्टर्न रैपर से। सो बाबा सैगल जो उस टाइम पे हरजीत सैगल थे, इनको बनना था बड़ा सिंगर, पर घर में बैठे बैठे ये सोचते कि ये नाम जब मैं सिंगर बन जाऊंगा तो मेरे में अच्छा नहीं लगेगा। और घर वाले इन्हें बब्बू कह के पुकारते थे और बब्बू से ही इन्होंने अपना नाम बाबा कर दिया और बन गए बाबा सैगल। सो बाबा सैगल ने जब इंटर पास किया तो बाबा सैगल के पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो इनका दाखिला हिमाचल प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया गया और वहां से बाबा सैगल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री ली। और जब बाबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के निकले तो परिवार के दबाव में उन्होंने इलाहाबाद में 2 साल नौकरी भी करी और इसके बाद फिर दिल्ली में बाबा सैगल को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। बाबा सैगल के फैमिली वालों को लग रहा था बाबा का करियर अब सेट हो गया है, पर बाबा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बाबा सैगल जॉब तो कर रहे थे पर जॉब में उनको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था।
एक दिन वो घर पहुंचे और अपनी माँ को साफ साफ बता दिया कि उन्हें 9 से 5 की नौकरी नहीं करनी है, और साथ में ये भी बोला कि मैं अब मुंबई जा रहा हूँ सिंगर बनने। बाबा सहगल के घर वालों ने बाबा सहगल को रोकने की कोशिश करी, इतनी अच्छी नौकरी है, इसे छोड़ के मुंबई जाने से कोई फायदा नहीं है, ये बाबा सहगल को बोला। पर बाबा सहगल को तो किशोर कुमार के जैसा सिंगर बनना था। बाबा सहगल के फादर ने बाबा सहगल के इंजीनियर बनने की खुशी में उनको एक कार गिफ्ट करी थी, और उसी कार से बाबा सहगल दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। उल्टे सही सब थोड़े दुनिया तो है न्यारे सीनर में हो जिद्दी सा ये ब्रेन सेल्स, अरे खुद पे बहुत यकीन रवे हो बुद्धि में महाकाल विराज जिस तरह अप्रोच रानी हो सबकी। सो गाने का नाम है थिंक डिफरेंट और आर्टिस्ट है शेरधे आला। भाई के साइड से हमें एक हरियाणवी ट्रैक देखने को मिला है, हरियाणवी हिप हॉप ट्रैक देखने को मिला है। आई रियली लाइक द ट्रैक, मुझे ट्रैक बहुत ही सही लगा, कंपोजिशन इज रियली गुड, पूरे ट्रैक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, भाई ने अच्छा परफॉर्म किया है, म्यूजिक वीडियो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो अगर तुम्हें ट्रैक का स्निपेट पसंद आया, जाके एक बार पूरा ट्रैक चेक करना, डेफिनेटली तुम लोग को पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा। और अगर तुम हरियाणवी हिप हॉप ट्रैक सुनते हो तो भाई ये गाना तुम्हारे प्लेलिस्ट में जा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, भाई को सपोर्ट करो। और मुंबई में वो सीधे जाके अपने दोस्त अतुल से मिलते हैं, जो कि वहां की एक मशहूर साउंड कंपनी मेघना साउंड्स में काम करता था। ये बात है 1990 की, और 1990 में मेघना साउंड्स एक इकलौती ऐसी कंपनी थी जो उस टाइम पे बॉलीवुड म्यूजिक को अकेले दम पे टक्कर देती थी, और इसके साथ साथ नए अपकमिंग सिंगर, अपकमिंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती थी। और बाबा सहगल ने अपनी दोस्त की मदद से मेघना साउंड के साथ 2 स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया 1990 और 1991 में, जिसका नाम था दिलरुबा और अली बाबा, जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बताया था। बाबा सहगल एक ऐसा जॉनरा इंडिया में लेके आए थे जो इसके पहले कोई भी इंडिया में इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहा था। किसी ने भी पॉप रैप एल्बम इसके पहले इंडिया में ड्रॉप नहीं किया था, और एग्जैक्टली बाबा को इस एल्बम ड्रॉप करने के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस टाइम पे बॉलीवुड म्यूजिक बहुत ज्यादा सुना जाता था, और सिंगर्स जैसे कि किशोर कुमार, अलका याग्निक, उदित नारायण के गाने चला करते थे, और इस वजह से बाबा की ये दोनों एल्बम सुपर फ्लॉप हो गए। और बाबा के दोनों एल्बम की फेलियर को देख के मेघना साउंड्स ने भी बाबा के साथ फ्यूचर में एल्बम निकालने से मना कर दिया। यहाँ पे बाबा सहगल के सपने बिल्कुल चकनाचूर हो गए। बाबा सहगल के पिता लखनऊ से कॉल करने लग गए कि तुम वापस आ जाओ, अपनी जॉब कंटिन्यू करो, सिंगिंग में कुछ नहीं रखा है। और बाबा सहगल ने भी म्यूजिक छोड़ने की सोच ही ली थी, वो घर वापसी की तैयारी कर रहे थे। पर फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने बाबा सहगल के करियर को पूरी तरह से बदल के रख दिया। 1992 में अगेन मेघना साउंड के साथ ही बाबा ने अपना तीसरा एल्बम ड्रॉप किया, जिसका नाम था ठंडा ठंडा पानी। इस एल्बम में टोटल 8 गाने थे, और ये एल्बम रिलीज होते ही एक मेगा हिट बन गया। ये एल्बम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि पूरे इंडिया में इस एल्बम के कैसेट्स सोल्ड आउट हो गए, और इस एल्बम ने 50 मिलियन से भी ज्यादा कैसेट्स पूरे इंडिया में सेल किया। इस एल्बम का एक गाना जिसका नाम था दिल धड़के, इसका फिर बाद में म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया जाता है। इसके म्यूजिक वीडियो में बाबा के साथ एक्ट्रेस पूजा बेदी भी नजर आई, और इस म्यूजिक वीडियो को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जैसा मैंने बताया था, MTV उस टाइम इंडिया में नया नया आया था, और ये म्यूजिक वीडियो MTV में दिन रात चल रहा था। दिल धड़के मेरा दिल धड़के कोई नहीं। और सिर्फ MTV ही नहीं, इवन रेडियो, DD नेशनल, इवन न्यूज़पेपर में हर जगह बाबा सहगल दिख रहे थे, और रातों रात बाबा सहगल इंडियन म्यूजिक सीन के एक बहुत बड़े स्टार बन गए। और अपने पहले सुपर हिट एल्बम ठंडा ठंडा पानी के बाद बाबा सहगल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद और भी मल्टीपल हिट प्रोजेक्ट्स हमें बाबा के साइड से देखने को मिले। रोजा फिल्म रुकमनी रुकमनी का हिंदी वर्जन हो, या फिर 1994 में ड्रॉप हुआ उनका एल्बम डॉक्टर हिगरा, लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स को बहुत प्यार दिया। ट्रैक्स जैसे कि मडोना और बाबा बचाओ ना सुपर हिट हुए। बाबा के इंडिपेंडेंट म्यूजिक की सक्सेस को देख के बाबा को बॉलीवुड से अप्रोच आया, और 1994 में बाबा सहगल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। और बाबा सहगल ने बॉलीवुड में सिर्फ एज अ सिंगर काम नहीं किया। 1994 में मिस 420 जो कि एक बॉलीवुड मूवी थी, इसमें बाबा को हीरो का रोल ऑफर हुआ, और इसी फिल्म में हमें बाबा का अनु मलिक के साथ एक गाना देखने को मिला, जो कि अभी तक लोग सुनते हैं, अभी तक इस गाने को सुना जाता है। इस गाने का नाम था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जो कि एक एवरग्रीन ट्रैक बन गया। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
बाबा की ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, बट ये गाना लोगों के जुबान में अभी तक है। सो अभी तक बाबा सहगल का करियर बहुत ही स्मूथली चल रहा था। बाबा सहगल एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि सिर्फ यूनिक ही नहीं थे, उन्होंने ऐसा म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया था इंडियन म्यूजिक सीन में जिसके बारे में इंडिया में लोगों ने इसके पहले सुना भी नहीं था, ना लोग इसके बारे में जानते थे। पर इसके बाद धीरे धीरे बाबा के लिए चीजें थोड़ी खराब होने लग गई। बात है 1997 की। बॉलीवुड में गैंगस्टर्स की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इस टाइम पे बाबा सहगल के पॉपुलर होने की वजह से अंडरवर्ल्ड से बाबा सहगल को भी धमकी आने लग गई, वसूली के कॉल्स आने लग गए। जब भी बाबा सहगल कोई महंगी गाड़ी खरीदते या फिर अगर कोई महंगा सामान खरीदते, उसके ठीक बाद बाबा सहगल को वसूली के कॉल आते अंडरवर्ल्ड से। बाबा सहगल ने पहले तो इस धमकियों को नजरअंदाज किया, पर इसके बाद 12 अगस्त 1997 को कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी बॉलीवुड को हिला के रख दिया। गुलशन कुमार का मर्डर कर दिया जाता है और इस इंसिडेंट के बाद पूरे बॉलीवुड में दहशत का माहौल था। इवन कुछ इंटर न्यूज और न्यूज आर्टिकल ने यह भी बताया है कि इस टाइम के अराउंड बाबा सहगल को भी डेथ थ्रेट्स मिले थे और इन सब चीजों की वजह से इसके बाद बाबा सेफ रहने के लिए इंडिया छोड़ के सिंगापुर शिफ्ट हो जाते हैं और बाबा ने जितना भी पैसा कमाया था वो सिंगापुर में ही इन्वेस्ट कर दिया। बाबा सहगल ने मुंबई में लोन पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी थी और सैडली सिंगापुर में बाबा सहगल ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे भी बाबा सहगल को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ और धीरे धीरे बाबा सहगल की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लग गई। और जब इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगी तो फाइनली बाबा सहगल सिंगापुर छोड़ के वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में आते ही बाबा सहगल ने काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें एक जी टीवी का शो मिला जो उन्होंने जावेद जाफरी के साथ किया। बट स्टिल अभी भी बाबा सहगल इंडस्ट्री में अच्छे से स्टेबल नहीं हो पा रहे थे और बॉलीवुड और मुंबई में काम ना मिलने की वजह से इसके बाद बाबा सहगल ने साउथ का रास्ता देखा और बाबा सहगल चिरंजीवी से मिलते हैं और चिरंजीवी ने बाबा सहगल को साउथ में गाने का मौका दे दिया और इसके बाद बाबा सहगल ने मल्टीपल साउथ के मूवीज में गाना गाया है। बाबा सहगल ने साउथ मूवीज के लिए 200+ गाने अभी तक गा रखे हैं और बाबा सहगल तेलुगु इंडस्ट्री में काम करने लग गए और इसी बीच में वो म्यूजिक सीखने के लिए 2 साल के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका से म्यूजिक सीख के जब वो वापस आए तो अब तक बाबा सहगल बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो गए थे। बाबा सहगल के जैसे म्यूजिक करने वाले मल्टीपल रैपर सीन में आ गए थे, रैप म्यूजिक बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो गया था और बाबा सहगल को इंडस्ट्री में जैसा पहले ट्रीट किया जाता था वैसा कुछ नहीं रहा। इवन बाबा सहगल ने अपनी करियर रिवाइव करने की भी कोशिश करी, वो बिग बॉस में भी गए पर उससे भी ज्यादा कुछ काम नहीं बना। अगर हम करेंटली बाबा सहगल की बात करें तो वो स्टिल इंडस्ट्री में एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं एंड अगेन उन्होंने इवन म्यूजिक को भी नहीं छोड़ा है। रेगुलर टाइम पे हमें उनके साइड से म्यूजिक देखने को मिलता है पर बाबा सहगल की अभी की जो म्यूजिक है वो उनके स्टार्टिंग करियर की म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आलू का पराठा खा लो, उसमें थोड़ी मलाई डालो, फिर किस बात का झगड़ा बेबी। ओके सो दिस वाज बाबा सहगल, इंडियाज फर्स्ट रैपर, जिन्होंने इंडिया का पहला हिट एल्बम हमें दिया था, जो एक टाइम पे एक बहुत बड़े स्टार थे बट धीरे धीरे बहुत वेरियस रीजन की वजह से उनका हमें फॉल देखने को मिला। बट स्टिल बाबा सहगल की कंट्रीब्यूशन को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। बाबा सहगल उन आर्टिस्ट में से है जिन्होंने एक सुपरहिट रैप एल्बम तब दिया था जब इंडिया में रैप म्यूजिक के बारे में किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था। एट लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के लिए मैंने बाबा सहगल के मल्टीपल इंटरव्यूज देखे, पॉडकास्ट देखे, वीडियोस देखा, आर्टिकल पढ़ा और एक चीज तो मुझे रियलाइज हो गया, बाबा सहगल इज अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब रैपर उनके अंदर का अभी भी जिंदा है। अगर अभी भी तुम बाबा सहगल के जाके इंटरव्यू चेक करोगे ना, वो इंटरव्यू के बीच में वही एनर्जी के साथ रैप करने लग जाते हैं। उनके कन्वर्सेशन के बीच में तुम्हें रैपिंग देखने को मिलेगा और वो भी फुल एनर्जी के साथ। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो बाबा सहगल के अंदर का रैपर अभी भी जीवित है, अभी भी जिंदा है एंड आई होप और मैं ये चाहता हूं कि बाबा सहगल के साइड से हमें एक प्रॉपर प्रोजेक्ट देखने को मिले, एक एल्बम देखने को मिले। शायद उनका वो लास्ट प्रोजेक्ट हो, वो लास्ट एल्बम की तरह ड्रॉप कर सकते हैं बट अगर वो ड्रॉप करते हैं तो भाई मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार अच्छा हूं, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।